मेरा नाम निखिल है। मैं एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ रह रहकर बहुत बिगड़ गया था। 14 साल की उम्र में मेरे पापा ने मुझे कंप्यूटर दिलवा दिया था। उस पर तरह तरह की वीडियो देख देख कर मैं बिगड़ गया था। हालांकि मुझे मेरे पापा ने कंप्यूटर पढ़ाई करने के लिए दिलवाया था, मगर मेरा ध्यान तो पढ़ाई लिखाई में था ही नहीं, क्योंकि कुछ दोस्त मेरे मोहल्ले के भी थे जो बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए थे। स्कूल के भी फ्रेंड्स थे, मगर वो सभी अपनी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया करते थे। मुझे पढ़ाई में शुरू से ही शौक नहीं था, इसलिए मैंने घर से बाहर आसपास के कुछ लड़कों से दोस्ती कर ली थी, जिनकी संगत लेकर मैं 14 साल की उम्र में बिगड़ गया था। मेरे बिगड़े हुए दोस्तों ने मुझे एडवाइस दी थी कि कंप्यूटर पर हम किसी भी तरह की वीडियो निकाल कर देख सकते हैं। मैंने कहा, किस टाइप की वीडियो? तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, और फिर कंप्यूटर पर हम लोग गंदी गंदी वीडियो देखने लगे थे, जिसको देखने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा था और मैं भी ऐसी वीडियोस का आदी हो गया था। मैं हर बार अपने दोस्तों को अपने घर में बुला लिया करता था और हम अपना कमरा बंद करके गंदी गंदी वीडियोस देखा करते थे। इंसान जैसा हो उसे संगत भी वैसी ही मिलती है। वो तो गली मोहल्ले में रहने वाले लड़के थे और आवारागर्दी करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि अच्छी लाइफ यही होती है जिसमें न पढ़ाई लिखाई की टेंशन हो और ना ही माँ बाप का डर हो। इसीलिए मैंने उनको अपना दोस्त बनाया था। कुछ मेरे दोस्तों ने भी मुझे बिगाड़ कर रख दिया था, क्योंकि जवान होने से पहले पहले ही मुझे गलत सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चल चुका था, जिसके बारे में शायद बड़े लोगों को भी पता नहीं होता। हम 5 लोगों का फ्रेंड्स ग्रुप था। हम में से किसी ने भी कोई मूवी नहीं छोड़ी थी। जो भी मूवी लगती थी हम उसे कंप्यूटर पर सबसे पहले देख लेते थे। फिल्म देखने के बाद हम पांचों एक साथ सर जोड़कर बैठ जाते थे और डिस्कशन करते थे। मेरे पापा को मेरे लोफर दोस्तों का घर में आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो चाहते भी नहीं थे कि मैं ऐसे लड़कों को अपना दोस्त बनाऊं, लेकिन मैं फिर भी अपने पापा का कहना नहीं मानता था, क्योंकि मैं अपने इन दोस्तों को नहीं छोड़ सकता था। मुझे इनके साथ रहना बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने अपने पापा से झूठ बोलना शुरू कर दिया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ। मगर मेरा झूठ पापा के सामने ज़्यादा दिन तक नहीं चलता था, क्योंकि पापा समझ जाया करते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मगर मेरी माँ उनको समझा दिया करती थी और वो शांत हो जाते थे। मेरे पापा तो सुबह ऑफिस के लिए घर से निकलते थे तो शाम को ही घर पर वापस आते थे। पापा के पीछे मैं अपनी माँ से परमिशन लेकर खामोशी से अपने दोस्तों को अपने कमरे में ले जाया करता था, और उसके बाद पापा के आने से पहले पहले ही अपने दोस्तों को घर से बाहर भी भेज दिया करता था। मेरी माँ हमेशा मेरा साथ दिया करती थी। उनकी वजह से ही मेरे ऐसे लोफर दोस्तों के साथ दोस्ती काफ़ी समय तक चली थी, क्योंकि माँ हमेशा पापा को यही बताया करती थी कि मेरा उन लड़कों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। मगर मैं चोरी चुपके अपने दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती को अच्छी तरह से निभा रहा था। मेरी ज़िंदगी फुल एंजॉयमेंट में गुजर रही थी। स्कूल भी बस मैं नाम के तौर पर ही जाता था, क्योंकि मुझे पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी बातों में इंटरेस्ट था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मेरी माँ के लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया था। पापा तो मुझे मेरी इन हरकतों पर डांट भी दिया करते थे, लेकिन मेरी माँ मुझे हर बार बचा लिया करती थी। ऊपर से मुझे मेरे दोस्त भी ऐसे ही मिले थे कि उन्होंने मुझे बिगाड़ कर रख दिया था, और जिन चीज़ों का पता इंसान को जवानी में कदम रखने के बाद धीरे धीरे पता चलता है, मैं उन सारी चीज़ों पर पिछले 18 साल से पहले पहले ही PhD कर चुका था। अपनी गलत हरकतों की वजह से मैं कई बार फेल हो चुका था, इसीलिए 18 साल की उम्र होने के बावजूद भी अभी तक हाई स्कूल तक नहीं पहुंचा था। मेरे पापा बहुत कड़क बिहेवियर के थे। वो मुझे संस्कारी बनाना चाहते थे और मुझे हमेशा अच्छी बातों की सीख दिया करते थे। उनकी हर एक बात में एक कान से सुनकर दूसरे कान को निकाल दिया करता था, जबकि मेरी माँ भी कुछ ऐसी ही थी, मगर मेरी माँ मेरी बातों में फौरन आ जाती थी। पापा तो सुबह सवेरे डंडा लेकर मेरे पास कमरे में आकर खड़े हो जाते थे कि उठ जा और स्कूल चला जा। मैं जैसे तैसे इंटर ही पास करना चाहता था। अभी मेरा हाई स्कूल था और मेरे बोर्ड के एग्जाम होने वाले थे, मगर मेरा ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ नहीं लग रहा था। पापा की सख्ती तो मुझे एक आंख नहीं भाती थी। मेरा दिल करता था कि मुझे कोई भी पूछने वाला ना हो, मेरे बीच कोई भी रोक टोक करने वाला ना हो। मैं अपनी जिंदगी में जैसा चाहूँ वैसा करूँ। कोई मुझसे किसी तरह का सवाल न करे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और ये काम किया करो, वो काम किया करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हारे लिए ठीक है। इन सब तरह की रोक टोक से मुझे सख्त नफरत थी, जबकि मुझे अपने लोफर दोस्तों की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती थी। वो गरीब थे और उनके माता पिता उन्हें स्कूल भी नहीं भेजते थे, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि हम अमीरों की ज़िंदगी बेकार है,
जबकि गरीब लोगों की जिंदगी काफी बेहतर होती है। वो खुलकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। मैं भी अपने दोस्तों की तरह ही खुलकर जीना चाहता था। मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहता था, क्योंकि जिंदगी तो सिर्फ एक बार ही मिलती है और मैं इस जिंदगी को फुल एंजॉय करके जीना चाहता था, और वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक। इसलिए पापा का दबदबा और रोब मुझे एक आंख नहीं भाता था। वो मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजते थे, मगर मैं स्कूल जाने के बजाय अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता था या फिर घूमने फिरने के लिए चला जाता था। हम सारे फ्रेंड जिधर भी जाते थे सीटियां मारते थे, सड़कों पर हल्ला गुल्ला करते थे। खास तौर पर लड़कियों को देखकर हमारी फीलिंग्स मचलने लगती थी। हम लड़कियों को खूब तंग करते थे। वो बेचारी हमें देखकर भाग जाती थी। आस पड़ोस की लड़कियां तो हमसे बहुत ही ज्यादा तंग थीं। हमेशा ही मेरे घर पर किसी न किसी लड़की के माता पिता शिकायत लेकर आ जाते थे और मुझे उस दिन पापा से बहुत डांट पड़ती थी, मगर इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। मुझे मेरी माँ पापा की डांट से बचा लिया करती थी। थोड़ा बहुत समझाती थी तो मैं उनकी हाँ में हाँ मिला दिया करता था, जैसे मैं उनकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। इसलिए ये बात यहीं पर खत्म हो जाती थी, क्योंकि मैं भी ढीठ बन चुका था। मेरी सोच और दिमाग पूरी तरह से गलत संगत में पड़ चुकी थी। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें थीं और दोनों की ही शादी हो चुकी थी, और मुझसे बड़े एक भैया भी थे। भैया मुझसे बिल्कुल अपोजिट थे। वो पापा का बहुत कहना मानते थे और उन्होंने पापा का बिजनेस खुद संभाला हुआ था, और ना ही उन्होंने कभी पापा को किसी तरह की शिकायत होने दी थी। हालांकि मैं भी जवान था, मगर मैं घर में कुछ नहीं करता था। ना तो मेरा पढ़ाई की तरफ ध्यान था और ना ही मैं किसी का कहना मानता था। मेरी माँ अगर मुझे कोई काम करने के लिए देती थी तो मैं भी वो नहीं करता था। मेरे भैया माता पिता के संस्कारी और आज्ञाकारी बेटे थे, जबकि उनकी एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी थी। मैं तो कई कई दिन तक स्कूल का मुंह तक नहीं देखता था और दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता था। मगर मेरे बड़े भैया, जो कि मुझसे उम्र में पूरे 7 साल बड़े थे, उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी और वो पापा का बिजनेस संभाल रहे थे। मेरे माता पिता ने भैया की शादी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अब शादी का नंबर उनका ही था। इसलिए उन्होंने हमारे पड़ोस के घर में रहने वाले अग्रवाल अंकल की बेटी को भैया के लिए पसंद कर लिया था। वो लोग भी हम जैसे ही थे। मेरे भैया की एंगेजमेंट हो चुकी थी और उनकी शादी में 1 साल लगने वाला था, क्योंकि भाभी अभी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उनकी पढ़ाई पूरी होने में 1 साल रह गया था, इसलिए उनकी शादी को 1 साल आगे बढ़ा दिया गया था। भाभी कभी कभी हमारे घर भी आ जाती थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनका नाम शीतल था। वो जब हमारे घर में कांच की चूड़ियाँ पहनकर आती तो उनकी चूड़ियों की छनक से मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइप का लड़का था और इस तरह की चीज़ें देख देख कर मुझे ये सब कुछ नॉर्मल लगता था। इसीलिए मैं अपनी होने वाली भाभी शीतल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था और हर समय उनके आगे पीछे घूमता रहता था। मैं भी कभी कभी उनके घर चला जाता था। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मैं उनका देवर बन गया था, इसलिए उनके घर चला जाता था। मेरे उनके घर जाने से उनकी फैमिली वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो भी मुझे अपना देवर समझकर खूब हंस हंस कर बातें करती थी, मगर उन्हें क्या पता था कि मेरे दिल में उनके लिए चोर बैठा हुआ है। मुझे तो अपने भैया की किस्मत पर नाज होता था। मेरा मन करता था कि भाभी की एंगेजमेंट काश भैया की जगह मेरे साथ हो गई होती, क्योंकि भैया तो बहुत ही ज़्यादा अनरोमांटिक थे। उनको तो लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। शीतल भाभी कभी कभी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर आती तो भैया उन्हें देखकर शर्माते हुए डायरेक्ट अपने कमरे में घुस जाते थे, इस तरह जैसे भैया कोई नई नवेली दुल्हन हो। हालांकि भाभी सिर्फ और सिर्फ हमारे घर पर भैया के लिए ही आती थी, क्योंकि मैं उनका चेहरा देखकर ही पढ़ लिया करता था कि शीतल भाभी के मन में क्या चल रहा है। भैया तो उन्हें ज्यादा लिफ्ट ही नहीं करवाते थे, बस किसी शर्मीली दुल्हन की तरह कमरे में ही घुसे रहते थे। मुझे तो बड़ी हैरानी होती थी कि एक मर्द इतनी खूबसूरत लड़की को टाइम क्यों नहीं देता, हालांकि वो उसकी फियांसे हैं। अगर शीतल भाभी मेरी फियांसे होती तो मैं उन्हें रोज लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता और उनके साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करता, अपने हाथों में उनका हाथ लेता और उन्हें ढेर सारा प्यार करता। मगर भैया तो किसी काम के ही नहीं थे। बेचारी शीतल की तो किस्मत ही फूटने वाली थी। मेरे दिल में तो कभी कभी ख्याल आता था कि काश मैं अपने भैया से बड़ा होता, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी और मेरी शादी तभी होनी थी जब मैं भी भैया की तरह अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद किसी अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता। भैया को देखकर मेरे मन में फीलिंग्स आई थी कि भैया की जगह मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मैं अपनी शादी के लिए उतावला हुआ जा रहा था। मैंने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्लान नहीं किया था, बस मुझे तो जैसे तैसे शादी की पड़ी थी।
मैं अपने भैया को देख देख कर ठंडी आहें भरता रहता था। भैया का चेहरा तो बिल्कुल नॉर्मल होता था, जबकि भाभी को देखकर मुझे कुछ कुछ होता था। भैया को तो इस शादी से कोई खास लगाव ही नहीं था। शायद वो अपने दिल में तो ज़रूर शीतल भाभी को देखकर मचलते होंगे, मगर अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना उनके बाएं हाथ का खेल था। वो इस चीज़ में बहुत माहिर थे कि किसी के सामने अपने दिल का हाल कैसे छुपाना है। कभी कभी तो वो मुझे पत्थर दिल इंसान लगते थे। उनकी शादी के दिन भी अब करीब आ रहे थे, क्योंकि अब भाभी की पढ़ाई पूरी होने वाली थी, मगर भैया के चेहरे पर तो उनकी शादी की एक्साइटमेंट दिखाई ही नहीं दे रही थी। मगर मैं तो अंदर बाहर से बेचैन था। मेरी उम्र 19 साल होने वाली थी। मैंने इन 19 सालों में कोई भी गंदी फिल्म नहीं छोड़ी थी। मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठकर गंदी मूवीज़ देखता था। अब तो इन सारी मूवीज़ को देखने में मुझे कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं होता था, क्योंकि मैं इस कदर इन मूवीज़ को देखने का आदी हो गया था कि इनको देख देख कर मेरे अंदर वो वाली फीलिंग्स पैदा नहीं होती थी जो शुरू शुरू में देख कर आती थी। मेरे बिहेवियर में चिड़चिड़ापन सा आने लगा था। अब मैं कुछ और ही करना चाहता था, कुछ रियल और कुछ ऐसा जिससे मैं अच्छा महसूस करूं। ये स्क्रीन के पीछे के सीन्स अब मुझे नहीं लुभा रहे थे, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं ऐसे सीन्स को अपनी आंखों से देखूं, बल्कि उनको खुद क्रिएट करूं। शायद तभी मेरे दिल में वो वाली बेचैनी पैदा हो जो पहले हुआ करती थी। इसलिए मैंने एक स्पेशल प्लान बनाया, क्योंकि ये एडवाइस मुझे मेरे लोफर दोस्तों ने ही दी थी। एक दिन हम सारे फ्रेंड्स बैठकर सिगरेट पी रहे थे और किसी गंदी मूवी पर डिस्कशन कर रहे थे। मेरे दोस्त भी अब मेरी तरह इंटरेस्टेड होकर गंदी मूवीज देखा करते थे और अब उन पर इतने कमेंट्स नहीं किया करते थे जितने कि पहले करते थे, क्योंकि हर मूवी में एक तरह के ही सीन देखने के लिए मिलते थे। उनको देख देखकर अब हम इतने आदी हो चुके थे कि हमें अब इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था उनके बारे में डिस्कशन करते हुए। अचानक ही मेरे एक दोस्त सनी ने मुझसे कहा कि यार निखिल, तेरे भैया की भी तो शादी होने वाली है ना? मैंने कहा हाँ, 3 महीने रह गए हैं। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि शादी के बाद जो कुछ होता है उसको तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसने एक आंख मारकर मुझे कहा था कि मैंने कहा हाँ यार, ये सब कुछ तो मैं कई बार देख चुका हूँ कि शादी के बाद क्या होता है। अब तो मेरे दिल में वो वाली फीलिंग्स ही पैदा नहीं होती और मैं अपनी शादी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शादी तो मेरे पापा तब तक नहीं करेंगे जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। वैसे भी अभी मेरी शादी की उम्र भी नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स को कम उम्र का लगता हूँ, हालांकि मेरे मन में शादी करने की फीलिंग्स बहुत जागती हैं। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी लगभग 25 साल की उम्र से पहले नहीं करवाएंगे। मैंने अपनी बात को जैसे मायूसी से कहा था। मेरा दोस्त कहने लगा, एक तरीका है शादी से पहले ही शादीशुदा होने के सुख पाने का। मैंने कहा कि क्या तरीका? मेरा दोस्त कहने लगा कि तेरी भाभी तो बहुत सुंदर होंगी, बिल्कुल आइटम जैसी, किसी हीरोइन से कम नहीं लगती, मगर तेरा भाई तो बहुत ही ज्यादा शर्मीला टाइप का है। जब गली में चलता है तो उसकी नज़र झुकी हुई होती है। मुझे तो लगता है कि वो तेरी भाभी को भी ध्यान से नहीं देखता होगा। क्या पत्थर दिल है तेरे भाई का? औरत को देखकर भी उसके दिल में कुछ कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा हाँ यार, मेरे भैया बहुत अलग हैं। मुझ में और उनके बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए वो मेरे पेरेंट्स के लाडले हैं, आज्ञाकारी बेटे हैं, और मैं तो जैसे उनका दुश्मन हूँ, सबसे ज़्यादा अपने पापा का। इसलिए तो भैया की जल्दी जल्दी शादी की जा रही है और मेरा तो दूर दूर तक भी कोई नाम नहीं है। मेरा दोस्त कहने लगा, मैं तुम्हारी शादी होने से पहले ही शादी वाली रात के मज़े चखाने का एक बढ़िया सा सजेशन देना चाहता हूँ। तू भी क्या याद रखेगा कि मैंने तुझे कितना बढ़िया आइडिया दिया है? मैंने अपने दोस्त से कहा, अब बात को मुंह से निकाल भी दे, क्या बताना चाहता है? तो वो एकदम से मेरे कान में कुछ ऐसा बोला कि मेरे चलते हुए हाथ अचानक से रुक गए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। मेरे अंदर तो इस सोच से ही खलबली सी मच गई। मुझे पहली बार अपना दोस्त सनी इस मामले में अच्छा लगा था, वरना उसका दिमाग किसी काम का नहीं था, बिल्कुल भूसा भरा रहता था। मगर इस तरह की चीज़ें देखकर हमारे दिमाग बहुत ज़्यादा घिनौने टाइप के हो गए थे। पहले जो मैं अपने भैया और भाभी की शादी से बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे भैया की शादी हो रही है और मैं अभी तक कुंवारा हूँ। मगर अब तो मैंने उंगलियों पर दिन गिनने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुझे अपने दोस्त की एडवाइस बहुत ही बढ़िया लगी थी। जैसे जैसे भैया की शादी के दिन करीब आ रहे थे, मुझसे अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे भैया की जगह मेरी शादी हो। मेरे घर वाले तो शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। अब तो भाभी हमारे घर नहीं आती थी। शायद उनके घर वालों ने हमारे घर आने से रोक टोक लगा दी थी, क्योंकि अब शादी के दिन ज़्यादा नहीं थे। वैसे भी शादी से कुछ दिन पहले लड़का लड़की को एक दूसरे से दूर रखा जाता है। इस बात से तो मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे तो बस शादी की रात
ये सब सोच सोच कर तो मुझे अंदर बाहर से मज़ा आने लग जाता था। कब वो भैया की दुल्हन बने और कब वो हमारे घर आए और मैं उनके साथ। दिन रात मेरी बेचैनी में कट रहे थे। किसी काम पर तो मेरा कोई ध्यान ही नहीं था और पढ़ाई में तो मेरा दिल वैसे भी नहीं लगता था। अब तो मैं वीडियोस देखना भी छोड़ चुका था क्योंकि मुझे उनमें ज़रा भी अट्रैक्शन महसूस नहीं होती थी। मैंने 18 साल की उम्र में ही दुनिया जहां की अलग से अलग मूवीज़ और रिलेशनशिप रोमांटिक टाइप की बुक्स भी पढ़ी हुई थी। अब ये सब कुछ मुझे नॉर्मल सा लगता था। अब तो मैं कुछ नया करना चाहता था, कुछ स्पेशल, कुछ ऐसा करना चाहता था जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। मेरे तो सोच सोच कर ही होठों पर शातिराना सी मुस्कुराहट फैल जाती थी। फिलहाल इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली थी। शादी में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था। अब तो मुझे अपने आप को संभालना तक मुश्किल हो गया था क्योंकि बहुत जल्द मैं वो सब कुछ करने वाला था जो अगर कोई भी सुनता तो अपने कानों को हाथ लगा लेता। मगर मुझे तो किसी की भी परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ अपने दिल की सुननी थी, अपने दिल की ही माननी थी और अपने ही दिल की मनमानी करनी थी। शादी की तैयारियां हमारे घर पर जोर शोर से चल रही थी। घर में खुशियों का माहौल चारों तरफ फैला हुआ था। मैं घर का छोटा बेटा था। शादी के काम अगर मुझे कोई दे रहा था तो मैं खुशी खुशी कर रहा था। बाजार के चक्कर भी मुझे बहुत लगाने पड़ रहे थे। कभी कभी शॉपिंग के लिए भाभी को मैं अपने साथ ले जाया करता था क्योंकि उनको सब कुछ अपनी पसंद से चाहिए था। और जिस दिन भाभी मेरे साथ बाजार जाती उस दिन तो मैं मार्केट ज़रूर ही जाता था। वो बढ़ चढ़कर अपनी शॉपिंग कर रही थी और मैं उनकी इसमें हेल्प कर रहा था। शीतल भाभी पहले से ही गोरी चिट्टी तो थी, मगर शादी से पहले जो लड़कियां अपने आप को निखारने के लिए फेशियल वगैरह करवाती हैं, गोरा चिट्टा होने के लिए और खूबसूरत लगने के लिए, शीतल भाभी ने भी वो सब कुछ किया था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। उन्हें देखकर मैं ठंडी ठंडी आहें भरता रहता था और दिन ब दिन उनकी याद में तड़पता रहता था। उनके सफ़ेद हाथ पैर और कलाइयाँ जब भी मैं देखता था मेरा उनको छूने का मन करता था। कभी कभी तो मैं बातों ही बातों में उनका हाथ तक पकड़ लेता था, बस मजाक मजाक में ऐसे ही, जिससे उनको बुरा भी नहीं लगता था और वो हंसने लगती थी। कहती थी कि निखिल तुम बहुत ही बदमाश हो। उन्हें क्या पता था कि मैं अंदर से सच में बदमाश था। उनकी खूबसूरती ने मेरे दिल को और ज़्यादा बदमाश बनाकर रख दिया था। बल्कि मैं तो बदमाश से भी और भी आगे निकल चुका था। वो तो मुझे अपना देवर समझती थी, मगर मैं तो उनको किसी और ही नज़र से देखा करता था। शायद भैया को भी इन बातों का पता नहीं होगा जितना मुझे हो चुका था। भैया तो एक सड़ी हुई बोरिंग सी लाइफ गुजार रहे थे। अपनी शादी से पहले भी उनके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि शीतल जैसी लड़की उनकी ज़िंदगी में आने वाली थी। उनका तो खुशी से बुरा हाल होना चाहिए था, मगर वो तो बहुत ही कठोर दिल इंसान थे। फिलहाल मुझे क्या था, मेरा तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा था। मैंने तो ये प्लानिंग बना ली थी कि शीतल भाभी के दिल में मुझे अपनी जगह कैसे बनानी है और भैया की जगह कैसे लेनी है। जैसे तैसे शादी का दिन आ ही गया था। भैया ने अपनी शेरवानी पहनी। वो दूल्हा बनकर बिल्कुल जोकर टाइप के लग रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वरना मुझे तो लगता था कि वो शादी वाले दिन भी बिल्कुल रोबोट बनकर ही रहेंगे। मगर जब लड़कियां उनको छेड़ रही थी तो वो मुस्कुरा देते थे, मुंह नीचे करके शर्माने भी लगते थे और मेरे दिल में उनकी खुशी देखकर एक अजीब सी कसक उठने लगी। मैं देर तक भैया का चेहरा देखता रहा। मैं भी आज किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहा था। मैंने भैया से भी अच्छे कपड़े पहन रखे थे। सूट बूट पहनकर बिल्कुल मैं किसी फिल्म के हीरो की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शीतल भाभी से शादी मेरी ही होने जा रही है। स्मार्ट तो मैं बचपन से ही था, मगर मेरे अंदर पैदा होने वाले शैतानी ख्यालों ने मुझे बदमाश टाइप का लड़का बना दिया था। आज तो मैं दूसरी लड़कियों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा था जो भैया की शादी में बहुत सज धज कर आई थी। हमारे मोहल्ले की लड़कियां और कुछ हमारे रिश्तेदारों की लड़कियां थीं। वो भी कुछ कम खूबसूरत नहीं थीं। उनकी खूबसूरती और उनके परफ्यूम की खुशबू आज मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे तो कुछ और ही चाहिए था। मैं तो बस अपनी भाभी को देखने के लिए दीवाना हो रहा था। हम लोग बारात लेकर चले गए थे। भैया की बारात शादी हॉल में गई थी। मेरी नज़रें बार बार चारों तरफ घूम घूम कर भाभी को ढूंढ रही थी कि एक बार मैं अपनी भाभी का दीदार कर लूं, क्योंकि मेरा दिल उनको देखने के लिए बेचैनी से मचल रहा था। आज तो वो तैयार होने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली थी। बिना तैयार हुए ही वो मुझे इतनी सुंदर लगती थी कि अपनी अदाओं से मुझे घायल कर देती थी। मगर आज तो दुल्हन बनकर वो मुझे अपना दीवाना करने वाली थी। शादी में मेरे दोस्त भी आए हुए थे और इधर उधर देख देख कर लड़कियों को छेड़ रहे थे, जबकि मेरे पापा मेरे दोस्तों को बहुत बुरा समझते थे। मैंने अपने पापा से लड़ झगड़ कर अपने दोस्तों को शादी में इनवाइट किया था।
उनको लगता था कि मैं अपने दोस्तों की वजह से ही बिगड़ गया हूँ, मगर वो कहाँ जानते थे कि इन सब का हेड तो मैं ही था। थोड़ी देर के बाद दुल्हन की एंट्री हुई थी। भाभी ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उनको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भैया की दुल्हन नहीं बल्कि मेरी दुल्हन चलकर आ रही है। भाभी ने लंबा सा घूंघट किया हुआ था और उन्हें भैया के बराबर में मंडप में बिठा दिया गया था। उसके बाद पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। फिर फेरे हुए और फिर उसके बाद भैया भाभी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। भैया ने भाभी के गले में मंगलसूत्र पहनाया था और फिर उनकी मांग में सिंदूर भर दिया, जिसके बाद भाभी पूरी तरह से भैया की हो चुकी थी। भैया भाभी एक दूसरे को देख देखकर शर्मा रहे थे। मैं दूर से देखकर भी बता सकता था कि भाभी किसी आफत से कम नहीं लग रही थी। मेरी नजर तो भाभी से हटी नहीं रही थी। घूंघट में छुपे हुए चेहरे में लगातार एक मुस्कुराहट थी जो मेरे दिल की फीलिंग्स को जगा रही थी और अपने ख्यालात में मैं ना जाने कहां कहां तक बह गया था। भाभी ने लाल रंग का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जिसको वो अपनी पसंद से खरीद कर लेकर आई थी। आज तो वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। जब वो विदा होकर हमारे घर आ गई तो घर वालों ने भैया और भाभी को आंगन में बैठा दिया था और मेहमानों के साथ मिलकर उनके साथ कुछ घर में रस्में की जा रही थी। मेरे दोस्त भी हमारे घर आ गए थे, जो कि छत पर बैठे हुए मेरा साथ देने वाले थे। उनको मैंने पहले ही पापा की नज़र से बचाकर छत पर भेज दिया था। भैया भाभी तो सब लोगों के साथ बिजी थे, लेकिन इस दौरान मुझे एक काम करना था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके लिए मैं इतनी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। आज मेरे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली थीं और मैं एक ऐसी चीज़ का मज़ा चखने वाला था जो आज तक किसी वीडियो को देखकर नहीं चख पाया था। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब लोगों से अपनी नज़र बचाकर भैया के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, ताकि उनके कमरे में जाकर सारे अरेंजमेंट को अच्छी तरह से कर सकूं। मैं सब लोगों की नज़र से बचकर भैया के कमरे की तरफ चला गया था। जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा तो बहुत ही रोमांटिक था। भैया और भाभी के बेडरूम को अच्छी तरह फूलों से सजाया गया था। हालांकि मुझे ये सब देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि भैया जैसा शर्मीला इंसान ये सब भी करवा सकता है, मगर बेडरूम की सजावट देखकर लगता था कि भैया के दिल में भी ज़रूर भाभी के लिए बहुत ख़ास जगह है, मगर आज तक वो किसी को बताते नहीं थे, बस अपने दिल में ही छुपाकर रखते थे। हालांकि शीतल भाभी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो इस बात से बेखबर थी कि उनके पति दिल ही दिल में उनको प्यार भी करते हैं। पूरे कमरे में फूलों की महक थी, जिसकी खुशबू से मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा था। बेड पर फूलों से भैया और भाभी का नाम एक साथ लिखा हुआ था, जिसको देखकर मुझे कुछ होने लगा था। जैसे एक अनजाना सा दर्द मेरे सीने में उठने लगा था, क्योंकि जो भी था भाभी ही भैया के करीब आने वाली थी, मगर मैं इस प्लान को पूरा पलट देने वाला था। आज मैं भैया को बेहोश करके भाभी के साथ वो सब कुछ करना चाहता था जो कि भैया को उनके साथ करना है। मैं भाभी से अपनी चाहत पूरी करना चाहता था, क्योंकि इतने समय से मूवीज में देख देख कर मैं अपनी फीलिंग्स को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता रहा था, मगर अब मुझे मूवीज देखने से कुछ सुकून नहीं मिलता था। अब मैं सब कुछ रियलिटी में करना चाहता था। अब मैं रियल लाइफ में मज़े लूटना चाहता था, क्योंकि मैं कितना ही बिगड़ा हुआ था, मगर किसी लड़की के साथ मैंने वो सब कुछ नहीं किया था। भैया के आने का समय हो रहा था। मैंने कमरे में सारी अरेंजमेंट पहले से ही कर ली थी। मैंने कमरे के अंदर वो कपड़े पहले ही मौजूद कर दिए थे जो भैया ने शादी वाले दिन पहन रखे थे। ऐसे ही शेरवानी मैंने भी भैया के कमरे में आते ही पहन ली थी, क्योंकि मैं भाभी के सामने भैया बनकर जाना चाहता था। अगर उन्हें धोखे से भी पता चल जाता कि मैं उनका देवर हूँ और भैया की जगह मैं मौजूद हूँ, तो वो सारे घर में हंगामा काट देती और इस तरह मेरी सच्चाई सब लोगों के सामने खुलकर आ जाती। मैं पहले ही सब लोगों की नज़र चुराकर इस कमरे में भैया के कपड़े पहनकर अलमारी के पीछे छुपकर खड़ा हो गया था, जहां पर इतनी जगह थी कि मैं आराम से छुप सकता था और मुझे यहाँ से कोई भी नहीं देख सकता। मैंने अपने दोस्तों के साथ भी सारी प्लानिंग कर ली थी। वो लोग पहले ही छत पर मुझे मज़े दिलाने के लिए मेरा साथ दे रहे थे और प्लान के मुताबिक छत पर भैया के कमरे में जाने का इंतज़ार कर रहे थे। कमरे में भैया और भाभी के लिए नाश्ता पहले ही रख दिया गया था, जो कि उन दोनों को कमरे में आने के बाद करना था। थोड़ी देर के बाद मुझे कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी। ये उन औरतों की आहट थी जो मेरी भाभी को लेकर कमरे में आ रही थी। शायद मेरी बहनें भाभी के साथ कमरे की तरफ आ रही थी। मैं जल्दी से उन लोगों की आवाज़ सुनकर बेड के नीचे छिप गया था। मुझे बेड के नीचे से दो पैर बड़े ही खूबसूरत मेहंदी से लाल पैर दिखाई दे रहे थे और उन पैरों में मोटी मोटी पायलें भी थीं, जिनकी छनक मेरे दिल को हिला रही थी। मेरी भाभी को बेड पर बैठने के बाद मेरी बहनों ने काफ़ी देर तक भाभी से बात की। वो उनके साथ छेड़छाड़ कर रही थी और भाभी बार बार उनकी बातों पर मुस्कुरा रही थी
और धीमी धीमी हंसी हंस रही थी। थोड़ी देर के बाद सारी लड़कियां और औरतें कमरे से निकलकर बाहर चली गई थी और भाभी बेड पर सहमी हुई बैठी भैया के आने का इंतजार करने लगी। भैया के कमरे में आते ही उनके मोबाइल पर एक कॉल आने वाली थी, जो कि मेरे दोस्त करने वाले थे। प्लान के मुताबिक तो कुछ ऐसा ही होना था। थोड़ी देर के बाद मुझे भैया के आने की आहट सुनाई दी। भैया कमरे का दरवाजा खोलकर और उसको अंदर से बंद करके कमरे के अंदर आ चुके थे। फिर उसके बाद वो भाभी के करीब आकर बैठ गए। उन्होंने भाभी को मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया और फिर उनसे कहने लगे कि शीतल, तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम मुझसे बात करने की कोशिश करती थी या फिर तुम्हारी चूड़ियों की खनक मेरे कानों में आती थी तो मेरा दिल नहीं मचलता होगा? मैं भी तुम्हारे लिए तड़पता था, मचलता था, मगर मैं अपनी फीलिंग्स पर बहुत कंट्रोल करता था, क्योंकि शादी से पहले लड़का लड़की को एक दूसरे की फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बस मैं इन सब बातों से दूर रहना चाहता था। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी कदर करता हूँ और तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। अब तुम मेरी पत्नी बन गई हो ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हक दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी मोहब्बत तुम्हारे सामने जाहिर करूंगा। मैं बहुत शर्मीला टाइप का लड़का हूँ, मगर मुझे तुम्हारी इज्जत की फिक्र थी, इसीलिए मैं तुमसे दूर दूर रहता था, मगर अब सब ठीक हो गया है। अब तुम मेरी पत्नी हो। भाभी भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर भैया के साथ बातें कर रही थी और मैं उन दोनों की बातों को सुन रहा था, मगर उन दोनों की बातें सुनकर मुझे एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि काश मैं भैया की जगह आज भाभी के सामने बैठकर इस तरह की बातें कर रहा होता, मगर मुझे इस सबसे कोई फायदा नहीं था, क्योंकि भैया चाहे जो भी कर लें, मगर भाभी के साथ उनका पहली बार पति का सुख तो मैं ही देने वाला था। तभी अचानक भैया का मोबाइल बजने लगा और भैया के मोबाइल पर किसी की कॉल आई। भैया ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो भैया घबरा गए और उन्होंने भाभी से कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। दरअसल ये कॉल मेरे दोस्तों ने ही की थी, जो कि भैया के एक दोस्त की आवाज़ निकालकर बातें कर रहे थे। भैया का एक दोस्त शादी में आने वाला था, मगर किसी इमरजेंसी की वजह से वो नहीं आ पाया था। मगर मेरे दोस्तों ने कॉल करके भैया से कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ और इस शहर में आ गया हूँ और तुम्हारा घर तलाश कर रहा हूँ, बस तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ। मैं तुम्हारा घर भूल गया हूँ कि तुम्हारा घर कौन सा है। भैया अपने दोस्त को लेने के लिए भाभी को थोड़ा वक्त देकर चले गए थे। इतनी देर में भाभी बैठी हुई भैया के आने का इंतजार कर रही थी। मेरे दोस्तों ने भैया को तो काम दिखा दिया था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने फ़ोन पर भैया को बातों में लगाकर उनको शहर में कुछ देर इधर उधर दौड़ाते रहे। इस दौरान मुझे भैया की जगह भाभी के साथ अपना काम पूरा करना था। मैं खामोशी से बैठ के नीचे से निकला और कमरे में अंधेरा कर दिया था, जिसकी वजह से भाभी मुझे नहीं पहचान पाई थी और उन्हें लगा कि मैं उनका पति ही हूँ, क्योंकि मैंने भैया के जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। भाभी ने मेरे सामने आते ही कहा कि आप आ गए, आपका दोस्त आ गया, मगर मैंने उनकी बात का उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया और उनके करीब जाने की कोशिश करने लगा। इस तरह मैंने भाभी के साथ वो सब कुछ कर लिया जो इस रात भैया को करना चाहिए था। भैया को लगभग मेरे दोस्तों ने 2 घंटे तक बेवकूफ़ बनाया था और इन 2 घंटे में मेरा काम हो चुका था। भाभी तो मुझसे संतुष्ट होकर सो गई थी। भाभी को पता ही नहीं चला कि मैं भैया नहीं हूँ, बल्कि उनका छोटा देवर हूँ। जब भाभी गहरी नींद में सो गई तो मैं खामोशी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में आ गया था और मैंने अपने दोस्तों को भी घर के दरवाजे से खामोशी से उनके घर के लिए निकाल दिया था। भैया अभी थक हार कर घर वापस आ गए थे। सच में मेरे भैया बड़े ही बेवकूफ़ थे। मेरे दोस्त ने अननोन नंबर से कॉल करके उनको बेवकूफ़ बनाया और वो उसे सच में अपना दोस्त समझ बैठे थे, जबकि वो चाहते तो अपने दोस्त के नंबर पर कॉल करके उससे भी तो पूछ सकते थे कि वो कहाँ पर है। मेरे दोस्त ने तो भैया को बेवकूफ़ बनाने के बाद बहुत ही मज़े लिए थे और फिर सुबह के टाइम पर मुझसे मेरी कहानी के बारे में भी सुना था कि मैंने रात को भाभी के साथ क्या क्या किया। दरअसल मेरे दोस्त सनी ने मुझे बताया था कि तुम अपनी भाभी के साथ ही वो सब कुछ करो जो तुम्हारे भैया को करना चाहिए। इस तरह से तुम्हें रियल कुछ करने को मिलेगा और तुम्हारी फीलिंग्स भी कंट्रोल हो जाएंगी। भैया तो तब घर आए थे जब भाभी अपने कमरे में आराम से सो गई थी। भैया को लगा कि भाभी उनसे नाराज़ होंगी, क्योंकि रात को उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सका। मगर भाभी जब सुबह उठी तो भाभी का मूड बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये गलती मेरे लिए इतनी बड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि अगले ही दिन भैया का दोस्त हमारे घर पर आ गया था।
भैया अपने दोस्त को देखकर उसे बताने लगे कि तुमने रात मुझे कॉल करके बेवकूफ़ बनाया था और तुम मुझे सड़कों पर इधर से उधर भटकाते रहे, जबकि तुम अब घर आ रहे हो। भैया के दोस्त ने उन्हें बताया कि रात उन्होंने कोई कॉल नहीं की थी और ना ही वो उनके घर रात के समय आने वाले थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके दोस्त की शादी हुई है। तो फिर वो अपने दोस्त को इतनी रात को कैसे परेशान करते, और वो तो वैसे भी सुबह 4 बजे की फ्लाइट से दुबई से इंडिया आए हैं। अपने दोस्त की बात सुनकर भैया बहुत हैरान रह गए थे, जबकि मैं अपने दोस्तों के साथ सुबह ही पार्टी करने के लिए घर से निकल गया था। भैया ने जब सब कुछ भाभी को बताया तो भाभी ने भी भैया को बता दिया था कि आप तो जल्दी ही घर आ गए थे। ये बात सुनकर भी भैया कंफ्यूज हो गए थे। भाभी उनको बता चुकी थी कि उनके और भैया के बीच क्या क्या हुआ था, मगर भैया इस कंफ्यूजन का शिकार हो रहे थे कि वो तो अपने दोस्त को ढूंढने में लगे हुए थे और लगभग 2 घंटे के बाद घर वापस आए थे, जब तक भाभी सो चुकी थी। जब भैया ने भाभी को सब कुछ सच सच बताया तो भाभी फूट फूट कर रोने लगी कि उनके साथ फिर वो रात वाली हरकत किसने की थी। ये बात पूरे घर में फैल गई थी। घर में एक अजीब सा हंगामा मच गया था। मेरी बहन जब मेरे कमरे में सफाई करने के लिए गई तो उसको वो कपड़े भी मिल गए थे जो कि भैया ने शादी के दिन पहने थे, और उसी तरह से कपड़े पहनकर मैं भी भाभी के सामने गया था ताकि भाभी को शक न हो कि ये भैया नहीं मैं हूँ। उन कपड़ों को देखकर घर वालों के दिल से सारा शक निकल गया था, क्योंकि ये कपड़े मेरे कमरे में मिले थे और फिर मेरे भैया के दोस्त का आना। भाभी ने भी भैया को सब कुछ बता दिया था। इस सब से सबका शक सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ही जा रहा था, क्योंकि मैं तो शुरू से ही ऐसा था, बदतमीज और बिगड़ा हुआ। अब सब लोग मेरे घर आने का इंतजार कर रहे थे। मैं नहीं जानता था कि मेरी सारी सच्चाई इतनी जल्दी खुल जाएगी, बल्कि मुझे तो ये लगा था कि इस बारे में कभी किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा और इस तरह मैं कई बार भाभी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो घर वाले मेरा इंतजार कर रहे थे और सबके चेहरों पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। भाभी बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मेरे घर में घुसते ही पहले तो भैया ने मुझे मारना पीटना शुरू किया और फिर पापा ने भी। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि ये कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर मेरा झूठ उन लोगों के सामने नहीं चल सका। और फिर क्या था, मुझे मेरे भैया ने इतना मारा कि मैं खुद उनको सच्चाई बताने पर मजबूर हो गया था। इस तरह मेरा राज सबके सामने खुल गया था और मैं सब लोगों के सामने शर्मसार होकर रह गया था। मुझे मेरे घर वालों ने पुलिस के हवाले तो नहीं किया, मगर उन लोगों ने मुझसे सारे संबंध खत्म कर दिए और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं इस लायक नहीं था और मैंने किया ही कुछ ऐसा था कि शायद मेरी ये सज़ा भी बहुत कम थी। मेरे पापा ने तो कहा था कि हमने सारी ज़िंदगी तुम्हारी मनमानी बर्दाश्त की, मगर ये गलती बहुत बड़ी है, इसके लिए तुम्हारी कोई माफ़ी नहीं है। मैंने अपनी बहन जैसी भाभी के साथ आज ये गलती की है, तो आगे चलकर मैं अपनी बहनों के साथ भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पापा ने कहा कि इस घर में रहते हुए तुम्हारी बहनें भी सेफ नहीं हैं, इसलिए तुम्हें ही इस घर से निकलना होगा। मैंने उन लोगों से माफ़ी मांगने की काफ़ी कोशिश की, मगर मुझे कोई भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। आज मैं दर दर भटक रहा हूँ, मुझे कोई भी समझने वाला नहीं है। मन करता है कि अपनी माँ की गोद में जाकर लेट जाऊं, मगर मुझे हर बार बचा लेने वाली माँ भी उस दिन मेरी गलती पर मजबूर हो गई थी, जिन्होंने मुझे सारी जिंदगी मेरी हर गलती पर मुझे माफ़ किया था और मुझे मेरे पिता से बचाया था। मगर मेरी गलती अब बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं थी। मैं चाहकर भी अपने घर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे वो दोस्त जिन्होंने मुझे हमेशा ही गलत एडवाइस दी, मुझे बिगाड़ दिया। कुछ मैं भी गलत था, मगर कुछ उन्होंने भी मेरा बिगड़ने में पूरा पूरा साथ दिया था। लेकिन अब वो लोग मेरा किसी भी तरह का कोई साथ नहीं दे रहे थे। कहते हैं ना कि जब समय साथ नहीं देता तो कोई भी साथ नहीं देता है। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी हो गया है और मैं पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरी ये सज़ा ख़त्म हो जाए और मैं अपनी पुरानी वाली ज़िंदगी में वापस चला जाऊँ और शरीफ बन जाऊँ। अब मैं दिन रात अपनी गलतियों का पश्चाताप करता हूँ और एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। कुछ भी गलत नहीं करता और किसी भी औरत या लड़की को नज़र उठाकर तक नहीं देखता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।